नमस्कार दोस्तों। 14 जुलाई 1789 पेरिस शहर में आतंक का माहौल था। 1774 लुइस 16 बिकम अ किंग ऑफ फ्रांस। लुइस 16 फ्रांस का राजा बनता है। उस समय गवर्नमेंट का खजाना खाली हो चुका था। फ्रांस फेसेस एम्प्टी ट्रेजरी। लुइस 16 लगभग 20 वर्ष की था तब उसकी शादी ऑस्ट्रियन राजकुमारी जो थी मेरी एंटोनेट, उससे शादी हो गई। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी और उस पर 2 बिलियन लीवरेज का लोन चढ़ गया था। वर्साए महल का शान शौकत, राज दरबार थी, उसका शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूली खर्चे का बोझ अलग था। लुइस 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका जो थे उसके 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी। इस वजह से फ्रांस पर 10 बिलियन लीब्रो से अधिक का लोन और जुड़ गया, जबकि पहले ही से ही उस पर 2 बिलियन लीब्रोज का लोन था। कर्जदाता गवर्नमेंट से 10% इंटरेस्ट की मांग करने लगे थे। फ्रांस सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे इंटरेस्ट को चुकाने में लगा देती थी। रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ फ्रांस, दैट इज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटी, ये सब को चलाने के लिए टैक्स बढ़ाई गई, लेकिन इससे कुछ खास असर नहीं पड़ा। फ्रांस सोसाइटी इन 18th सेंचुरी was divided into 3 states, that is क्लर्जी, नोबिलिटी। तीसरे स्टेट में बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स, पीसेंट, लेबर और सर्वेंट, ये सब लोग आते थे। थर्ड स्टेट की अधिकांश महिलाएं सिलाई, कपड़ों की धुलाई, फल सब्जियों की बेचती थी या दूसरे के घरों में घरेलू काम करती थी। जो ज़्यादा पैसे वाले होते थे, जमींदार होते थे, उसके घर में घरेलू काम करती थी। उस समय के 3 स्टेट को इंडियन कास्ट सिस्टम से कंपेरिजन कर सकते हैं आप। जैसे फर्स्ट में ब्राह्मण्स, पीसेंट्स आ जाते हैं, दूसरे में क्षत्रिय जो वैरियर्स थे, और 3 स्टेट में वैश्य, शूद्र और उसके नीचे अनटचेबिलिटी, आउट ऑफ कास्ट, ये लोग आ जाते थे। फिजिक्स में एक लॉ है दोस्तों, न्यूटन्स थर्ड लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। वो कहते हैं कि हर चीज़ का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात वही थी, हर चीज़ का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो देख लीजिए कि पहले अनटचेबिलिटी जो थे, टॉयलेट क्लीनर थे, स्ट्रीट स्वीपर थे, इन लोग को क्या सबसे नीचा, ये कोई कास्ट नहीं थी, आउट ऑफ कास्ट थे ये लोग। इन लोगों को सबसे नीचा समझा जाता था क्योंकि ये कोई कास्ट नहीं थी, ये सबसे नीचे कास्ट में सबसे नीचे थे इंडियन कास्ट सिस्टम में। दोस्तों, मैं इंडियन कास्ट सिस्टम की बात करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पर लौट के आते हैं। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे, लेकिन किंग, वहाँ के सम्राट ही थे, वही डिसीजन करते थे कि इसकी बैठक कब बुलाई जाए। ये स्टेट जनरल की अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। 5 मई 1789 लुइस 16 ने न्यू टैक्सेस पास करने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। यह बैठक वर्साय के आलीशान महल में हुई। फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे गए जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए, लेकिन वही थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को उनके पीछे खड़े किए गए। थर्ड स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधित्व मिडिल क्लास के लोग कर रहे थे, जो कि अच्छे खासे घर से बिलोंग करते थे, संपन्न थे, एजुकेटेड थे। वही थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहाँ के फार्मर, वुमेन्स, आर्टिसियन, ये सब को जाने की अनुमति नहीं थी। फिर भी वो अपनी समस्याओं को लेटर के माध्यम से डिमांड रखी जा सकती थी और वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वे अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को 1 वोट देने का अधिकार था। लुइस 16 भी इसी नियम का पालन करने वाला था, लेकिन थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने मांग रखी कि इस बार पूरी सभा वोट करेंगे, जिसमें प्रत्येक मेंबर को 1 वोट करेंगे। किंग जो राजा थे वहाँ के, उनको ये पसंद नहीं था, ये प्रस्ताव उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो थर्ड स्टेट के लोग अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिए।
थर्ड स्टेट के लोग चाहते थे कि किंग के शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं हो जाता तब तक प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे दोस्तों तो उसमें एक कहावत लिखी हुई है, द नोबेल मैन इज स्पाइडर, द पीसेन द फ्लाई। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। कुछ और इसमें दिए हुए हैं, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता है। जिस समय नेशनल असेंबली वर्साई पैलेस में संविधान की प्रारूप तैयार कर रही थी उस समय पूरे फ्रांस में प्रोटेस्ट हो रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से पूरा फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से आटा की कीमत बढ़ गई। इस वजह से प्रोटेस्ट और भी तेज हो गया। फ्रांस रेवोल्यूशन के समय लोगों को बहुत कठिनाई आई। जनता लोग खुद में हैरान थे। बढ़ते अनाज की कीमतों को लेकर, पाव रोटी की बढ़ती कीमतों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्या करते हैं, भूख के मारे उन लोग का जान निकलते जा रहा था। अब भाई किसी को अनाज नहीं मिलेगा। उस समय एक तो ठंड थी, ठंड की वजह से अनाज नहीं मिल पा रहा था। लोग डरे हुए थे। डरे सहने दुकानों पर हमला करने लगे और दुकानों को लूट लिए। क्या करेंगे, अगर अभी के समय में ही खाना नहीं मिले तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे ही, दंगा करेंगे, लूटपाट होगा, यही होगा ना। गुस्साई भीड़ अब दुकानों पर हमला बोलने लगे थे। दूसरी तरफ राजा ने सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया। पूरे पेरिस सिटी आतंक के माहौल में ढल गया। अफवाह फैल गई थी कि राजा सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने के लिए आदेश देने वाला है। सैकड़ों लोगों ने समूह बनाकर बास्टिल किले पर हमला बोल दिए, किले को तोड़ दिए। इस प्रोटेस्ट में किले के कमांडर मारे गए, वहां बंद कैदियों को छुड़ा लिया गया। बास्टिल किले की कीमती वस्तु, ईंट, पत्थर सबको बाजार में बेच दिया गया। लुईस 16 अपनी प्रजा के पावर को देखकर नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। तब जाकर उसकी सत्ता पर संविधान का कंट्रोल हुआ। 4 अगस्त 1789 को फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। कर्तव्य बंधनों वाली समानती व्यवस्था जो थी उसको समाप्त कर दी गई। पुजारी, प्रीस्ट जो चर्च में पुजारी होते हैं, ये सारे फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिए गए। धार्मिक टैक्स को भी समाप्त कर दिया गया। चर्च की ज़मीनों पर अब कब्जा कर लिया गया। इस वजह से 20 बिलियन लिवरे की संपत्ति गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। तब होना क्या था, फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। Its main object was to limit the power of monarchy. And नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य सम्राट के शक्तियों को क्या करना, सीमित करना था। अब पावर किसी एक व्यक्ति के पास न होकर अलग अलग संस्थाओं में बंट गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यह व्यवस्था कुछ इस प्रकार काम करती थी। एक्टिव सिटीजन जो है ना वोट करते थे, इलेक्टर्स को वोट करते थे। इलेक्टर्स क्या होते थे, वो लेजिस्लेटर को चुनते थे। नेशनल असेंबली में टोटल 745 मेंबर थे, उसको चुनते थे। और वे नेशनल असेंबली जो था वो कंट्रोल करते थे किंग को, जो सम्राट थे उसको। और नेशनल असेंबली ही मंत्री को, मिनिस्टर को कंट्रोल करते थे। लेकिन जुडिशियरी पर किसी का भी हक नहीं था। जुडिशियरी स्वतंत्र था, उसको सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स थे, वही वोट करते थे तो जुडिशियरी बनता था। लेकिन किंग जो थे, किंग के पास भी वीटो पावर थी। अगर कोई नेशनल असेंबली ने कोई ऐसा बात रखी हो और वो राजा को पसंद नहीं है तो उसको कहता था कि नहीं, इसको हम इस पर विचार पुनः करके और फिर से इसको ठीक किया जाए। तो यहाँ तक तो ठीक थी कि हाँ, नेशनल असेंबली ने किंग के कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया था। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। नेशनल असेंबली 745 मेंबर थे। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल ऐसे एक्टिव सिटीजन वोट दे सकते थे जिनकी उम्र 25 वर्ष हो और 3 दिन का मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते हो। बाकी महिलाओं और पुरुषों जो पैसिव सिटीजन थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था।
और महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। सिर्फ एक्टिव सिटीजन ही वोट करते थे। 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन थी, जिसमें लगभग 4 मिलियन लोग ही एक्टिव सिटीजन थे। सिर्फ एक्टिव सिटीजन इलेक्टर्स को वोट करते थे और इलेक्टर्स नेशनल असेंबली को वोट करते थे। इलेक्टर्स या नेशनल असेंबली का मेंबर वही लोग बन सकते थे जो अधिक मात्रा में टैक्स पे करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ उसमें लिखी होती है। राइट टू मैन एंड सिटीजन, पुरुष एवं नागरिकों का अधिकार। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं, इक्वल होते हैं। जो पॉल मरट इसने टिप्पणी की थी, जो कि फ्रांस पॉलिटिशियन थे, फिजिशियन थे और जर्नलिस्ट थे, नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर एक टिप्पणी करी थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अब अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी सुधर नहीं सकती। इस बात का अखट्टे प्रमाण है कि धनाढ़ वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करते हैं, फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। 1792 में खाने वाले पदार्थों की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से पेरिस के लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे। 10 अगस्त की सुबह टुलेरिस महल पर धावा बोल दिया गया। वहां के गार्ड को मार दिया गया और राजा को बंधक बना लिया गया। बाद में असेंबली शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया। नए इलेक्शन करवाए गए। तब जाकर 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को एक वोट देने का अधिकार मिला। चाहे उसके पास संपत्ति हो या न हो, वो एक वोट दे सकता था। अभी तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। नए निर्वाचक असेंबली को कन्वेक्शन कहा गया। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस रिपब्लिक बन गया। अभी हम लोग आगे जानेंगे राजशाही से रिपब्लिक बना है अभी तक, फिर से नेपोलियन की एंट्री होती है और फिर से राजशाही आ जाती है। तो आप उसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे ओलंप दे गूज। फ्रांस की मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन्स थी, जिन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध की, क्योंकि घोषणा पत्र में महिलाओं के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। ओलंप दी गूज ने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार की, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के मेंबर्स के पास भेजी। वुमेन्स इज बोर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स, उन्होंने कही थी। 1793 में ओलंप दे गूज जब जैकोबिन गवर्नमेंट की आलोचना की कि जबरदस्ती महिला क्लबों को नहीं बंद किया जा सकता है, उसके तुरंत बाद नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का चार्ज लग गया और फांसी पर लटका दिया गया। उस समय देशद्रोह अपने देश या सरकार से विश्वासघात करने पर देशद्रोह की चार्ज लग जाती थी, जिसके लिए मौत की सजा सुनाई जाती थी। लुई 16 पर भी देशद्रोह का चार्ज लगा था। 21 जनवरी 1793 को डी लॉ कॉनकॉर्ड, जो कि एक प्लेस था, स्थान था, वहाँ पे लुई 16 को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। उसकी वाइफ जो मैरी एंटोनेट थी, उसको भी देशद्रोह के चार्ज लगा और उसको भी फांसी दे दी गई। 1793 से 1794 तक रीजन ऑफ टेरर था, आतंक का राज रहा। रोबेस्पियर बहुत सख्त आदमी था। उसके हिसाब से जो भी रिपब्लिक का दुश्मन था, चाहे वो कलर्जी हो, नोबेलिटी हो या कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी हो, उसकी इवन उसके ही पार्टी का सदस्य क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी उसके रूल के अगेंस्ट नहीं हो सकता था। अगर कोई भी उसके रूल के अगेंस्ट होता, उस पर सिर्फ शक के आधार पर अरेस्ट करवा लिया जाता उसको, और उसे कोर्ट द्वारा दोषी
पाए जाने पर गिलोटीन पर चढ़ाकर फांसी पर लटका दिया जाता था। गिलोटीन मशीन दो खंभों के बीच लटकता हुआ एक खंभा था जिसमें ऊपर में ब्लेड लगा हुआ था। पहले के समय में फांसी देने के लिए लोगों को लगभग 5 से 10 मिनट तक छटपटाना पड़ता था। उसको डॉक्टर गिलोटीन ने उसका सलूशन कुछ ही सेकेंडों में मरने के लिए कर दिया। उन्होंने आविष्कार किया गिलोटीन मशीन का। गिलोटीन मशीन दो खंभों के बीच लटकने वाली एक इंस्ट्रूमेंट थी जो कि आदमी को उसके नीचे लेटा दिया जाता था और उस दो खंभे के ऊपर से ब्लेड तेज रफ्तार में नीचे आती थी और सर को धड़ से अलग कर देता था। तो इससे फांसी देने के वक्त लोगों को ज़्यादा कठिनाई होती थी मरने में, और गिलोटीन मशीन के आ जाने की वजह से लोग को और भी मरना जल्दी से मर जाते थे। वहाँ से ब्लेड को छोड़ा गया, शरीर दो हिस्सों में बढ़ जाता था, सर धड़ से अलग हो जाती थी। रोबेस्पियर अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके सपोर्टर्स भी त्राही त्राही करने लगे। फाइनली जुलाई 1794 में उसे भी दोषी ठहराया गया और कॉन्विक्ट कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी, और होना क्या था, गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया गया। 1789 में बास्टिल किले को ढहाने के बाद सेंसरशिप समाप्त हो गई। इससे पहले न्यूज़पेपर, बुक्स, इस सब कुछ राजा के सेंसर अधिकारी अगर पास करते तभी प्रिंट होता, लेकिन घोषणा पर तैयार हो जाने के बाद न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक छापे जा सकते थे। प्रेस स्वतंत्र हो गया। अब किसी भी घटना पर विरोध किया जा सकता था। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर लिया। पुराने राजवंशों को हटाकर नया साम्राज्य बना लिया। उसका बागडोर अपने खानदान पड़ोसियों को हाथ में दे दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण मानता था। नेपोलियन प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए। शुरू में सबको लगता था कि नेपोलियन लाइबरेटर है, सबको स्वतंत्रता दिलाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो गई और कहानी यहीं पे समाप्त हो गई।